हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोग। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को प्रारंभ करेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। और हाँ, यहाँ पर सभी एग्जामों को ध्यान पर रखा गया है। तो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था वो कब से कब तक माना जाता है? तो ये जो यूरोपीय कंपनी थी और ये हमारा भारत है, ठीक है। यूरोपीय कंपनी इस साइड पर है और ये हमारा भारत है। रूस के इधर साइड में यूरोप है। यूरोप महाद्वीप अलग है और हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है। तो यूरोप से जो लोग थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, वो भी समुद्री मार्ग की खोज करते हुए आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर वास्को डी गामा आया था। कालीकट यहाँ पर जो है वहाँ पर आया था वास्को डी गामा। तो ये 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ बता देते हैं। पुर्तगाली आए थे और पुर्तगालियों के बाद में डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे। ये सभी लोग भारत में आए थे, ठीक है। और आए थे व्यापार करने के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भारत की स्थिति देख करके अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? और कालीकट तट जो है वो याद रखना केरल पर है। कहाँ है? केरल में है। तो वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। भाई, जो पुर्तगाली उपनिवेश था तो उसका जो प्रथम वायसराय था वो भारत में कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो जब वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था तो वहाँ का शासक जो था वो जमोरिन था। तो उसी ने वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत किया था, है ना। उसी ने इनका स्वागत किया था। अगला जो है, वास्को डी गामा कहाँ का मतलब किस देश का समुद्री यात्री था जब भारत आया था? तो जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस वो स्पेन के थे। और ये यूरोप महाद्वीप के ही है देश। जैसे यूरोप महाद्वीप ऐसे है तो यहाँ पर मान लो पुर्तगाल है, उसके बाद में स्पेन है और फ्रांस है, जर्मनी है और यहाँ पर कई सारे देश हैं, पोलैंड है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। और ग्रेट ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप से अलग था, इस साइड में था, ठीक है। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। तस्मान हॉलैंड का था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था रियल में, पहले तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, लेकिन रियल में जो संस्थापक माना जाता है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो इन्होंने कोचीन में किया था। कहाँ पर किया था? कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाल ही थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम, सबसे पहले, क्योंकि यही भारत आए थे तो इन्होंने ही व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, ये पुर्तगालियों ने किए थे। स्पीड ज्यादा हो तो आप कम कर लेना अपने फोन से। बंगाल को बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल में स्थापित थी वो कहाँ पर थी? हुगली में थी। कहाँ पर थी? हुगली में थी। अगला है पांडुचेरी के संदर्भ में सही कथन। तो पांडुचेरी के संदर्भ में यही सही कथन है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाल थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था तो ये पुर्तगालों ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनॉग को कहा जाता है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चारनॉग था। जॉब चारनॉग ने ही क्या किया था? कलकत्ता की स्थापना की थी, इसलिए जॉब चारनॉग को हम कलकत्ता का संस्थापक कहते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो देखो, इसमें सही कथन यही था कि अंग्रेज जो थे उन्होंने अपना पहला कारखाना जो था वो दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो दक्षिण भारत में लगाया था। दक्षिण भारत में किस स्थान पर लगाया था? तो मछलीपट्टनम में लगाया था। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना मछलीपट्टनम, दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। अगर पूछा जाए किसके नेतृत्व में कब्जा किया था फ्रांसीसियों ने, तो 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। और डुप्ले फ्रांसीसियों से ही संबंधित था।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी अपना आरंभ करने वाले लोग थे, तो वो डच थे। सही कथन यहाँ पर बताना है कि सही कथन क्या है। डचों, देखो सही कथन यही है कि डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया। जो भाई पुर्तगाली पहले आए थे, पुर्तगालियों के बाद में डच आए, तो जब डच आए तो डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और अपना शासन स्थापित किया, अपना व्यापार स्थापित किया, अपना व्यापार बढ़ाया। और डचों के बाद में अंग्रेज आना प्रारंभ हो गए, तो इससे डचों की शक्ति क्षीण हो गई। अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व करना प्रारंभ कर दिया, तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने कराया था, तो ये डचों ने कराया था। किसने कराया था? डचों ने कराया था। और कहाँ कराया था? तो ये आधुनिक कोच्चि में कराया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्यों सफल हुई? बाकी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ये क्यों नहीं सफल हुए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। भारत में किसकी कमी थी? राष्ट्रीय भावना की। क्योंकि उस समय के जो राजा महाराजा थे वो आपस में लड़ा करते थे, केवल अपना शासन देखते थे, अपने शासन का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन उनके मन में एक राष्ट्रीय भावना नहीं थी कि अपने देश का विस्तार करें, ये भावना नहीं थी। वो आपस में लड़ते थे, भाई भाई लड़ते थे। पुत्र जो था वो पिता को मारता था, अपने पिता को बंधक बना लेता था। ये बातें हुआ करती थी भारत में। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनमें राष्ट्रीय भावना की कमी नहीं थी। तो ठीक है, भारत में किसकी कमी थी? राष्ट्रीय भावना कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। भाई जो वहाँ की सेना थी, पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। और पश्चिमी प्रशिक्षण उस समय का आज भी यही बात है, लेकिन वहाँ का पश्चिमी प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा था। उनके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। अब बात ये भी रीजन है कि राष्ट्रीय भावना का अभाव का ये भी रीजन है क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे उनको उतना नहीं मिल पाता था जिससे वो उनमें इतना राष्ट्रीय भावना के प्रति वो हो। लेकिन वहाँ के जो सैनिक थे उनको अंग्रेज लोग अच्छा खासा वेतन भी प्रोवाइड कराते थे, तो इससे उनमें राष्ट्रीय भावना की कमी नहीं थी उन लोगों में। लेकिन भारतीय लोगों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये देखो भाई, भारत में एक मान लो कोई व्यक्ति है और किसी राजा के यहाँ पर सैनिक के रूप में चयनित है, लेकिन वहीं पर उसको यदि 2 रुपए मिल रहे हैं और अंग्रेज आकर कहेंगे कि हम तुमको 5 रुपए देंगे उस समय के हिसाब से, तो वो 2 रुपए वाली नौकरी करेगा या 5 रुपए की? तो 5 रुपए वाली में ज्यादा करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय भावना की कमी थी कि नहीं हम अपने राष्ट्र के हित में कुछ काम करेंगे, तो नहीं हम इसी 2 रुपए में ही खुश हैं, लेकिन वो 5 रुपए की ओर बढ़ जाएगा। तो इससे अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को भी अपनी तरफ कर लिया था। तो इससे भी भारत की कई असफलताओं के कारण ब्रिटिश कंपनी में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था डियर गाइस? लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत में जो वायसराय थे, भारत में जो बादशाह थे तो वो अकबर थे। ठीक है, वो अकबर थे। लेकिन उसके बाद में अकबर का पुत्र था, वो उसमें सलीम जिसको कहते हैं, उसी का नाम जहांगीर था, तो वो अकबर का पुत्र था। अगला प्रश्न है कि वही मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो वो जहांगीर में। क्योंकि जब उस समय जब वहाँ लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो भारत में जो बादशाह था वो अकबर था, और लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब उसने अपना पहला कदम रखा था तो उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र जो था जहांगीर वो शासन कर रहा था। भारत में 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। भारत में 1613 में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की थी, तो ये सूरत में। अंग्रेजों ने अगर पूछा जाए कि भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो वो उन्होंने सूरत में की थी। कब की थी? 1613 में की थी। वह अंग्रेज अधिकारी जिसे पुर्तगालियों को सौली की स्थान पर आ रहे थे वो थॉमस बेस्ट था। कौन था? थॉमस बेस्ट था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था? अगर सूरत में पूछा जाए तो वो अंग्रेजों ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इन्होंने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से इन्होंने छीन लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर कौन था जिसे औरंगजेब द्वारा भारत को निष्कासित किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था वो थे सर जॉन चाइल्ड।
सर जॉन चाइल्ड थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका तात्कालिक कारण यही था कि जो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज का अधिग्रहण, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज को जब्त कर लिया था, तो उसका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा गया था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो वो कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। इसके युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछा गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो कैसे समाप्त हुआ, उसका अंत कैसे हुआ? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उसमें एक्सला-चैपल की संधि से अंत हो गया था। एक्सला-चैपल की संधि हुई थी तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अरणायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। पेरिस की संधि हुई थी तो तृतीय कर्नाटक युद्ध सब हो गया था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से। प्रथम मैसूर युद्ध किससे संबंधित है? ब्रिटिश की हार से। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-चैपल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अरणायक युद्ध से। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से संबंधित है। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति कौन था? प्रथम, अगर स्पीड ज्यादा है तो आप कम कर लेना क्योंकि वीडियो शायद लंबा हो जाए। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी तो वो डुप्ले थी। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए, मतलब जो भूमि का क्षेत्र होता है उसको अर्जित करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। जो भारतीय राजा, मतलब जो राजा वो था डुप्ले था और वो सोचता था कि हमें ये जमीन मिल जाए, वो भू क्षेत्र मिल जाए, ये हमारे गिरफ्त में आ जाए। तो उसने क्या किया था, जो भारतीय राजा थे जब आपस में झगड़ते थे तो उनकी जो झगड़े थे उसमें शामिल हो जाता था, उसमें उस झगड़ों में भाग ले लिया करता था। तो उससे मान लो कोई दो राजा हैं भारत में, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से जो जीत और उसमें से डुप्ले ने उनका एक ने साथ दिया, यदि वो जीत गया तो वो राजा खुश होकर के उसको कुछ भूमि दे देगा। इससे उसने अपनी भू क्षेत्र अर्जित करने का यही उसका उद्देश्य था। इसी के हिसाब से उसने अपनी बहुत सारी भूमि अर्जित की थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने तो ये सूरत में किया था। देखो, फ्रांसीसियों ने भी सूरत में किया, अंग्रेजों ने भी सूरत में किया, लेकिन सबसे पहले किसने किया? अंग्रेजों ने किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक था वो कॉलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। तो पश्चिम बंगाल सुना होगा। पश्चिम बंगाल ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी के बगल में है। बंगाल की खाड़ी के मतलब निकट में है ये जो बंगाल है। तो चूंकि बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के पास में है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना, तो डचों ने जो बंगाल में कारखाना स्थापित किया था तो क्या था वो स्थापित कारखाना? क्या था वो? कहाँ पर उन्होंने किया था? चिनसुरा में किया था। बंगाल में चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी दक्कन में, मतलब दक्कन का मतलब दक्षिण भारत में, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी और फ्रांसीसियों की फौज इतनी शक्तिशाली नहीं थी, जिससे अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है कि सबसे पहले बताया था हमने, पुर्तगाली आए थे, यहाँ लिखा है पुर्तगीज, ठीक है। और उसके बाद में डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए। पांडुचेरियों में फ्रेंच थे। गोवा में पुर्तगाली थे। और ट्रांकेबार में डेनिश डेन आए थे बाद में। और सद्रास में डच थे। सद्रास में कौन थे? डच थे, याद रखना। अगला प्रश्न है, यूरोप में सर्वप्रथम स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में कौन है? यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व, मतलब स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वतंत्रता के पहले व्यापारी रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? ये फ्रांसीसी आए थे सबसे अंत में। तो चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो चैप्टर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज